दशरथ मांझी की लाइन की जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं रोने लगा था कि मेरा सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर मैंने पहले मम्मी को कॉल की कि मम्मी आपका बेटा अब इंजीनियर बन गया। अब नहीं होगा तो कैसे उसको आपने ओवरकम किया? धीरे धीरे मन में यही बिठा लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कई एग्जाम इसरो का निकलता है और बार्क का भी निकलता है, लेकिन मेरिट में मैं आउट होता रहता हूँ। मतलब यहाँ पर आपकी जो लाइन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कि शादी के लिए जब लड़कियां ठोकर तो मुझे वो बात बहुत हिट कर गई कि मैं अब जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाऊंगा तब तक करूंगा कुछ नहीं। आपका रैंक 3rd है, सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या थी? जो आप गलती करें तो आप क्या करो, गलती की एक डायरी बना लो, जैसे इसको मिस्टेक डायरी कह सकते हो। सिलेक्शन जो है ना वो सर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन से नहीं रुकता है। कोई रुकता है कि जो आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो 6-7 क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे हैं, हाँ। उनकी वजह से होता है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल किस तरीके से हैंडल करेंगे? लेकिन अगर आप टेक्निकल पढ़ते रहते हो तो आप ये मान के चलो जहाँ भी नॉन टेक्निकल पूछा जा रहा है वहाँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 3 महीने हैं अभी, क्या इसमें SSC JEE क्वालिफाई किया जा सकता की जा सकती है अगर आप है? और इस जर्नी के दौरान इंजीनियर सड्डा आपकी कितनी हेल्प किया? सड्डा ने सर बहुत हेल्प की। जैसे मुझे कोई डाउट होता था तो मैं ऑनलाइन सर्च करता था तो इंजीनियर सड्डा का भी नाम आ जाता था उसमें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ये पॉडकास्ट आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे साथ है राजमोहन शर्मा, जो SSC JEE 2024 में ऑल इंडिया रैंक 3rd हासिल किए हैं। आज हम राजमोहन से जानने वाले हैं कि इनका स्ट्रगल किस तरीके से था, बहुत ज़्यादा अप्स डाउन आए थे। सेकंड चीज़, इनकी जर्नी कैसी थी, और थर्ड पॉइंट पे अगर बात किया जाए कि क्या स्ट्रेटजी थी 3rd रैंक लाने के पीछे, टेस्ट सीरीज़ कितना इंपॉर्टेंट था, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में एक एक पॉइंट यहाँ पर रखने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू राजमोहन। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हो फर्स्ट ऑफ सर राजमोहन? नमस्कार सर, बहुत नमस्कार अच्छा भाई। लग रहा है सर, यहाँ आपने बुलाया, ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे बात करने के लिए और काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपका SSC JEE 2024 में सिलेक्शन हुआ? आपने किससे बताया? पहला तो ये था कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था तो मेरे दोस्त ने ही देखा था। मैं तो बहुत डर रहा था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि CPWD जो होता है बहुत दूर की लोग सोचते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभ्यास तो हर कोई करता है, तैयारी भी करता है। तो जो रिजल्ट आया था मेरे दोस्त ने चेक किया था पहले ओके। और तो मैं रोने लगा था कि मेरा सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर 2 बार चेक किया कि हाँ देख लें एक बार। जब देखा तो फिर मैंने पहले मम्मी को कॉल की कि मम्मी आपका बेटा अब इंजीनियर बन गया है। वाह! ये आपका कौन सा 3rd अटेम्प्ट था? हाँ सॉरी, मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो इस दौरान कई बार तो ऐसा होता था कि डिमोटिवेशन भी आ जाता था कि अब नहीं होगा, तो कैसे उसको आपने ओवरकम किया? हाँ सर, बहुत बार ऐसा आता था, कभी पैसे की दिक्कत आ जाती थी, कभी नहीं होता था, 1-2 नंबर से रुक जाता था। तो धीरे धीरे मन में यही बिठा लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वाह! बस मैंने यही ध्येय बना के लगा रहा था। दशरथ मांझी की लाइन, हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तब तक तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। नहीं। और उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है, शायद भगवान आपके भरोसे बैठे हों। हाँ, कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों तो इसलिए आप ही मेहनत कर लो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी में सर मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हरदोई यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने वहाँ से अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद मैंने सर 3 साल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसमें मैं भी ऑल इंडिया में सेकंड था और मुझे लखनऊ में ही ट्रेनिंग के लिए ऑफ़र मिल गया था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की और 15-16 में मैं कंप्लीट करने के बाद दिल्ली आ गया था आईएएस की तैयारी करने। और जब मैंने आईएएस की तैयारी शुरू की तो जर्नी के दौरान ही मेरा पहला सिलेक्शन हो जाता है BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो हैदराबाद में मेरा इंटरव्यू होता है, लेकिन मैं फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाता हूँ। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट सिलेक्शन मेरा 5-6 महीने बाद तैयारी के दौरान ही NPCIL जो PSU है तो मेरा उसमें भी रिटर्न क्लियर हो जाता है। तो फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए मुंबई जाता हूँ। वहाँ भी मेरा कुछ पॉइंट में रुक जाता है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। फिर उसके बाद कई एग्ज़ाम इसरो का निकलता है और बार्क का भी निकलता है, लेकिन मेरिट में मैं आउट होता रहता हूँ। फिर इसी बीच मैंने IAS का भी मेंस लिखा, लेकिन मेरा उसमें भी नहीं हो पाया। फिर सोचा कि टेक्निकल में वैकेंसी गवर्नमेंट ने होल्ड कर ली थी, रेलवे को बाहर कर लिया था। तो फिर मेरा मनोबल डाउन हुआ कि अब IAS में तो हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने SSC की तरफ स्विच कर दिया। तो SSC में मैंने CGL वगैरह कई बार निकाला, फिर इसमें भी फाइनल नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद मेरा कोल इंडिया में हुआ। हाँ, कोल इंडिया में इंटरव्यू तक गया था, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया था कुछ मार्क्स से। फिर यूपी में UPRVNL में हुआ, 9 पोस्ट थी, जितनी कम पोस्ट रहती है उतना कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही मेरा वहाँ भी कुछ मार्क्स से रुक गया था। फिर उसके बाद ये आपका
एसएससी में मैंने फिर से ट्राई किया, लेकिन तब तक 2019 लग गया था। उसके बाद ये कोविड आ कोरोना आ गया था, गया। तो कोविड के चक्कर में फिर घर पर रहने लगा कि अब कुछ होगा नहीं। फिर इसी के साथ फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के साथ साथ मैं लगभग 1-1.5 लाख बच्चे भी पढ़ा चुका हूँ, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस की तैयारी करते हैं। साथ में संस्थान चलाता था। फिर उसी बीच फिर से मैंने कोशिश की, चलो अब जुटते हैं। लेकिन ये मोटिवेशन आया कैसे आपको कि आपने पहले एक बार पढ़ाई किया, फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ाने लगे, और उसके साथ कैसे, किस तरीके से आप मैनेज करते थे? बात ये होती है कि सर, मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास खोने के लिए क्या है, स्टडी है। इसके अलावा अगर यही नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या है? खेत में काम करोगे, वो तो इससे भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर आपकी वो जो लाइन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, हाँ। मतलब यहाँ पर तो एकदम सटीक हो जाती है कि 7-8 एग्ज़ाम में लगातार फेल होने के बाद, वो भी फाइनल अटेम्प्ट तक पहुँचकर, मतलब ये एक इंटरव्यू, मेंस क्लियर करने के बाद फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तो एक बार स्टूडेंट कोई भी होगा टूट जाता है एकदम। हाँ, हाँ सर, आपने मतलब क्या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि यार अब क्या बचा है, 7-8 एग्ज़ाम में नहीं क्वालीफाई हुआ, एक क्वालीफाई आप उस ग्रेड तक नहीं। पहुँच के बाहर होते थे? हाँ, नहीं तो सर ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने कहा कि चलो शादी कर देते हैं। शादी हुँ, के लिए लड़की वाले आते थे ना, तो हुँ। उनको भी वेल सेटल्ड लड़का चाहिए। हाँ, बिल्कुल, सर्विस, बिल्कुल। ये नॉर्थ डिवीज़न का अपने एक हुँ, ऑरा है कि गवर्नमेंट जॉब है, भले ग्रुप डी की है, हुँ, तो आप सब कुछ जानते हो, बाकी आपको कितना भी आता है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हादसा हुआ कि शादी के लिए जब लड़कियों ने ठोका, तो मुझे वो बात बहुत हिट कर गई कि मैं अब जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाऊँगा, तब तक करूँगा कुछ नहीं। हुँ, और ऐसा हुआ कि मेरे छोटे भाई की शादी कर दी, मैं अपनी ज़िद पे अड़ा रहा, और फिर वही चलता रहा कि मैं जब तक तोड़ूँगा नहीं, तब तक छोड़ूँगा नहीं। फिर उसके बाद लगे हाथ मेरा तुरंत ही यूपीएससी भी निकला, और मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था, और वहाँ भी मेरा नहीं फाइनल हो पाया। फिर 2021-22 के बीच में है मेरा एसएससी जेईई में, मैं डी भी करवा चुका था, लेकिन मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ऐसा हुँ, क्वेश्चन का दिक्कत थी हुँ, कि हुँ, मार्किंग थोड़ी हुँ, डिफरेंट हाँ, रहती है। बिल्कुल। अब उसके बाद मैंने 23 में दिया, तो मुझे बीआरओ मिला था, ऑल इंडिया रैंक हमारी 174 आई थी, लेकिन मैं गया नहीं। फिर उससे यही हिम्मत जुटाई कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, शायद अब की सही जगह पहुंच जाऊं। तो नेक्स्ट बार मैंने फिर से कोशिश की, और मेरी ऑल इंडिया रैंक में अपनी चलिए कैटेगरी में आई। थर्ड आई। तो तो मतलब जब आपकी रैंक आई एसएससी जेईई के अंदर, तो वही रिश्तेदार जो हाँ, पहले आपको क्रिटिसाइज़ करते थे, हाँ, उनका क्या रिएक्शन था? उनका कॉल वगैरह आया था? हाँ। हाँ, आया था, कई हाँ। लोगों ने बधाई भी दी थी सर। हुँ, हुँ। लेकिन वो जब आप सफल हो जाओगे, तो वो बदल जाते हैं कि मैं जानता हूँ, ये कर नज़र और लेंगे। नज़रिए सब बदल हाँ, जाता सब है, बदल जाता है कि वो तो। मुझे तो पता था हाँ, यार बहुत हाँ, अच्छा करेगा। बहुत अच्छा कर लेंगे। हाँ, ये तो सर है। नहीं, ये चीज़ होता है हुँ, कि मतलब स्ट्रगल के दौरान स्टूडेंट अकेला रहता है, हुँ। और सिलेक्शन के बाद सारी दुनिया उसके साथ हाँ, रहती है। सारी दुनिया तो सर। ये तो कहावत है, तो ये तो करना पड़ेगा, हाँ, ठीक ना? नहीं याद कैसे रहेगा कि आपको ऐसा स्ट्रगल था? ये भी तो है। अच्छा, एक चीज़ ये पूछा जाए कि आपका रैंक थर्ड है, सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या थी, जो बच्चों के साथ आप शेयर करना चाहें, और बच्चे इस बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, इनकी भी सिंगल और डबल डिजिट में रैंक आए? सीक्रेट ये है ना कि सर, जो गलतियाँ हम रिपीट करते हैं, या जो सबकॉन्शियस माइंड में गलतियाँ पहले से फीड होती हैं, जैसे अगर कोई मुझे, हुँ, अभी मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ, अगर मुझे कोई थप्पड़ या कोई एकदम से प्रहार करे, तो क्या होता है, हमारा दायां बायां हाथ बाय डिफ़ॉल्ट उठता है, वो हाँ। सबकी बॉडी में एक ही हरकत है, हुँ, यही हमारी सेम माइंड की हुँ, होती हुँ, है। हुँ। तो ऐसे ही मिस्टेक का भी दायरा यही होता है कि आप तैयारी कर रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, बार बार एग्जाम में फेल हो रहे हो, अगर मान लो किसी टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपका दिमाग क्या है कि बार बार वही मिस्टेक करेगा। हुँ, तो आप इसका सब, जो मैंने फ़ॉलो किया, ऐसा नहीं कि वो सभी पे लगे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे जल्दी हो जाएगा। तो अगर जो आप गलती करें, तो आप क्या करो, गलती की एक डायरी बना लो, जैसे इसको मिस्टेक डायरी कह सकते हो। हाँ, हुँ, सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट की, जैसे टेस्ट दे रहे हो, या आप अपना कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई अगर मिस्टेक हो रही है, तो वो मिस्टेक नोट डाउन कर लो। अब क्या करना है कि वो मिस्टेक अगर आप तैयारी नहीं करोगे या रिवीजन नहीं करोगे, तो आप भूल जाओगे, दिमाग फिर से वही हरकत करेगा। हुँ। तो क्या करना है, उन गलतियों को रिवाइज करते रहो, दोहराते रहो। अब वो मिस्टेक होंगी नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल क्वेश्चन तो सब करेंगे, एक जैसे नहीं होता कि एवरेज स्टूडेंट ऑल इंडिया 5-6 लाख कंपटीशन में बैठते हैं जेईई हुँ, के लिए, तो वो तो सब कुछ करेंगे। आप अगर उसके बराबर निकल गए, उन गलतियों को आप बचा ले गए, जैसे सिलेक्शन क्या होता है, 5-6 क्वेश्चन से ही रुकता है, जिसका नहीं बस, होता बस, है बस, हाँ। और जिसका होता है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन का अंतर ही हुँ, होता है। हुँ, और सिलेक्शन जो है ना, वो सिर्फ वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से नहीं रुकता है, कोई रुकता है कि जो आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 6-7 क्वेश्चन जो सिली आपके मिस्टेक, गलत हो रहे हैं, हाँ। उनकी वजह से होता है। अब वो गलतियाँ ऐसे रुक सकती हैं कि आप नंबर ऑफ टाइम्स उन्हीं गलतियों को रिपीट करना बंद कर दो, या उनको लिख लो, या उनको डेली उसी डायरी में याद करो। क्योंकि जैसे ही उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, या कमीशन या आयोग जो भी गठित करके उस क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो आपका दिमाग तुरंत स्टक कर जाएगा, ये वाली गलती नहीं करनी, क्योंकि यही तो मैं करता हूँ, तभी मैं बाहर हो रहा हूँ एग्जाम से। अगर आपने वो रोक दी, तो आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे फर्स्ट डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट की रैंक लानी अच्छा, हो। तो यहाँ पर आपने बच्चों को बताया कि ये तो टेस्ट सीरीज़ से भी दूर किया जा सकता है। हाँ। अगर आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं हुँ। और टेस्ट सीरीज़ देने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, तो उनमें से कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नए मिलेंगे, उनको आप साइड में किसी नोट्स में नोट करते रहेंगे, उनको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। तो हाँ। आपके हिसाब से एक चीज़ ये भी बच्चों को लगे हाथ बता दीजिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं?
हाँ, शॉर्ट नोट्स तो पहली बात तो शुरू में 2-3 प्रिपरेशन जब 2-3 बार हुँ, रिवीजन करते हैं तब तक तो आप नोट्स बनाओ ही मत। हुँ, हुँ, और नोट्स प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पिछले साल के पेपर करो हुँ, और उसके हिसाब से जो टॉपिक पूछा गया फिर उनको करो। और नोट्स क्या होता है कि ऐसा नहीं कि जो हमने 10 पेज के बना लिए, आपने 5 पेज के बना लिए, किसी ने 20 पेज का, वो काम आएँगे। आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। आप ऐसे नोट्स बनाओ कि जैसे आपको लगता है कि चलते-फिरते ये वाला पॉइंट तो मुझे याद रहेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हाँ, वो आप बिल्कुल नोट डाउन ही मत करो। वो नोट डाउन आप करना सिर्फ़ ही नहीं, हाँ। गलतियाँ और वो चीज़ें नोट करो कि जो आप भूल सकते हो। हुँ, और जैसे मान लो कि थर्मोडायनामिक्स के नोट्स बना रहे हो, अब पता चले 60 पेज के बन रहे हैं, तो किसी ने 60 पेज के बनाए, किसी ने 20 पेज के बनाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, दूसरे को कॉपी मत करो उसमें। तो इस तरीके जब आप क्रिस्पी नोट्स बना लोगे, तो वही आपके लास्ट टाइम जब नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि जैसे आपका जब लास्ट एग्ज़ाम बचा 10 दिन बचा है, अब अगले 27 या 28 सब्जेक्ट है, आप कैसे रिवाइज़ करोगे? तो उस समय यही चीज़ आपको हेल्प करेगी या बूस्ट अप करेगी, क्योंकि जो सबको आता है वो तो आपने लिखा नहीं, आप वो आपको भी आता है, लेकिन आपने वो क्रिटिकल पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं कि जो हम 10 दिनों में, 5 दिनों में रिवाइज़ कर लेंगे और वहाँ सब पीछे रह जाएँगे, आप आगे निकल जाओगे। कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अ, सिलेक्शन के लिए? सिलेक्शन के लिए सर मैंने बताया ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे हुँ, नहीं, तो अगर इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप पहले रेस से बाहर हो। मेरे साथ अप डाउन्स ऐसे ही रहे थे और मैंने कहा मैं जब तक हो नहीं जाता है तब तक मैं लगा ही रहूँगा। अगर मैं बीच में छोड़ दिया होता, चला गया था, तो आज मैं यहाँ नहीं सर बैठा होता आपके हुँ, पास। थैंक यू सर। तो यहाँ पर जैसे कंसिस्टेंसी आप बताएँ, बहुत ऐसे बच्चे बच्चे हैं जो पूछते हैं सर सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए? चूँकि आप भी एक टीचर थे इसके पहले, तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो ना करें ये? घंटे के मायने में बात करें तो पढ़ने के लिए सर क्या है कि सबकी कैपेसिटी अलग-अलग होती है। कोई मतलब बिल्कुल। सीटिंग कैपेसिटी कोई 2 घंटे बैठ सकता है, कोई 4 घंटे बैठ सकता है। हमारे हिसाब से लगता है घंटे के हिसाब से तो नहीं आप कारगर हो पाएँगे। जैसे कहीं कई रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन चलती हैं जहाँ पर क्या होता है एफिशिएंसी पे काम होता है। जैसे पोमोडोरो टेक्निक्स होती है कि 20:80 का रेशियो काम करता है कि अगर आप वही 20% लोग 80% चीज़ कर हुँ, रहे हैं, 80% 20% भी नहीं 20 कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो यही चीज़ हमें अब यहाँ पर भी करनी है। टेस्ट सीरीज़ लगाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? टेस्ट सीरीज लगाने का बेस्ट मेथड ये है कि पहले तो अगर आपके पास टेस्ट सीरीज कोई ऐसी अवेलेबल है जो टॉपिक वाइज हो हुँ, या फिर सब्जेक्ट वाइज हो, हुँ, पहले आप वहाँ से शुरुआत करो। हुँ, और उसमें क्या है कि आप उन चैप्टर को पहले कवर करो या जो ज़्यादा स्कोरिंग हो या आप जिसमें स्टक हो जाते हो जब तैयारी कर रहे हैं। हुँ। और फिर क्या है कि उनकी ही मिस्टेक नोट डाउन करो, उनके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो नोट डाउन करो और उन्हीं को ही के रिवाइज करते चलो साथ साथ में, और इस तरीके से आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपकी टेस्ट सीरीज भी रेडी हो जाएगी। ओके। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जी हैं एसएससी जेईई में सिलेक्शन के लिए। जी। तो आप नॉन टेक्निकल को किस तरीके से हैंडल करेंगे? बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हैं? देखो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के नाते सर मैं ये बताना चाहूँगा कि मोस्टली हम लोग ये गलती कर देते हैं कि हम टेक्निकल पे तो कहते नहीं बहुत 24 फ़ोकस घंटे ही पढ़ते हाँ, रहते हाँ, हैं। हाँ। लेकिन अगर आप टेक्निकल पढ़ते रहते हो तो आप ये मान के चलो जहाँ भी नॉन टेक्निकल पूछा जा रहा है वहाँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जितना ही टेक्निकल इम्पोर्टेंट है उतना ही नॉन टेक्निकल इम्पोर्टेंट है। और टेक्निकल में क्या है कि टेक्निकल जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे सब पढ़ रहे हैं। तो आप ये देखो कि आप एक्स्ट्रा एज कहाँ मार सकते हो, हुँ, हुँ। कहाँ से आप एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हो। तो उसका तो ये है कि जो जीएस पूछी जाती है, वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जितनी भी जीएस पूछी जाती है बहुत वन लाइनर टाइप की पूछी जाती है। तो उसके लिए आप कोई ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासेस देख सकते हो। वैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस देखी थी, तो सुबह एक क्लास आती है मैं उसको देखता था, तो उससे जीएस बहुत कुछ पूरी हुई, कंप्लीट हुई। ओके। और रीज़निंग रीज़निंग। रीजनिंग वगैरह में जैसे अड्डा 24/7 है हुँ, या हुँ, इनकी जो हुँ, क्लासेस आती हैं जीएस की, इनकी सर की भी हुँ, पीडीएफ आती है, हुँ। उनसे आप देख सकते हो। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, एक कोई रिसोर्स ऐसा पकड़ो कि जहाँ से आपके सारे पॉइंट कवर होते चलें। और इसमें क्या करना है कि जितना आप टेक्निकल पे ध्यान दोगे, अगर उतना यहाँ पर ध्यान दे दिए तो टेक्निकल में आप 80 भी स्कोर करोगे, यहाँ भी 80 के आसपास पहुँच जाओगे। तो ओके। इस तरीके से आप एक्स्ट्रा एज में पहुँच जाओगे तो आप टॉपर बन जाओगे। अच्छा, रीज़निंग जैसे होता है, रीज़निंग बहुत ही स्कोरिंग होता है। आपके हाँ। कितने मार्क्स थे रीज़निंग में? सर मेरे 46 के आसपास थे 46 मार्क्स। हाँ। आस-पास थी। तो क्या टाइम मैनेजमेंट के लिए मतलब 46 जैसे रीज़निंग बहुत बच्चे करते हैं ना, तो 50 क्वेश्चन करने में उनको 50-60 मिनट लग जाते हैं। तो उसके हाँ। वजह से क्या होता है उनके बाकी बचे हुए जो ऑप्शन होते हैं जैसे टेक्निकल हो गया, जीएस हाँ। हो गया, वो इफ़ेक्ट हो जाता है। हाँ। तो कितने मिनट में करने चाहिए रीज़निंग को? ऐसा है ना कि सर अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप पहले जीएस को हिट करो। हुँ, हुँ। क्योंकि जीएस में क्या होता है, सोचना नहीं, आता है तो आता है आता तो है, ठीक, न नहीं हो तो जाएगा, नहीं हुँ, आता है तो नहीं होगा, हुँ, सिंपल सी बात हुँ, है। हुँ, जीएस को हिट किया उसके बाद आप टेक्निकल को हिट करो। हुँ, टेक्निकल में 100 क्वेश्चन आते हैं लेकिन समय उतना नहीं लगता क्योंकि उसमें 70% थ्योरी रहती है। हुँ, तो जैसे ही आप जीएस और टेक्निकल कर लोगे तो आपके पास टाइम जब आप करके बैठोगे तो लगेगा मैंने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं और टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा बचा है। हुँ, तो वहाँ 70 और 80 मिनट्स आराम से बच जाते हैं अगर आप आसानी से अटेम्प्ट करोगे। और उसके बाद रीजनिंग पे आ जाओगे।
जाओगे। तो रीजनिंग में क्या होता है कि 50% तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, एक बार देखो हाँ, एक होता बार जाएगा। देख के हो अब जाएगा। जिनमें आप स्टक हो गए हो तो आप उनको समय निकाल के धीरे धीरे करो, इस तरीके से आपका स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। अच्छा, आपके पास कोई टाइम टेबल है कि सुबह पढ़ना चाहिए कि शाम में पढ़ना चाहिए? रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए? या कुछ ऐसा है आपके पास? टाइम टेबल नहीं सर, जब आग लगी होती है तो वो चलता ही रहता है, किसी कोई टाइम नहीं दिखता है कि हाँ हुँ। मुझे करना ही करना है। नहीं, चीज़ें एकदम चल सही बात है। जब हाँ, ये मन में ठान लिया कि सिलेक्शन लेना है, हाँ, तो भी कोई टाइम नहीं। हाँ, तो मैं तो सर ऐसा हाँ। था कि मैं सुबह भी पढ़ लेता था, कहो हुँ, रात के 2 बजे भी पढ़ रहा हूँ। जिस हुँ। समय जुनून चढ़ता था उस समय पढ़ता था, जब मन किया तब सो जाता था नहीं, सर। नहीं, सही है। हाँ, अच्छा, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको लगता है कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाता है। हाँ। तो कोई भूलने की दवा है? रिवीजन देखो कितना भूलते ज़्यादा तो सर इम्पोर्टेंट सब है? हैं, हम मैं भी बहुत भूलता हुँ, हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, ऐसा याद हुँ, रहता है। अगर आप भूलोगे नहीं तो आपको नया याद भी नहीं होगा, हुँ, हुँ, क्योंकि अगर वही बात है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आप याद रखोगे तो फिर आप नया कहाँ से ला पाओगे? हुँ, तो अगर भूल रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन भूलने की चीज़ को आप हथियार बना लो। हुँ, और इसका तरीका यही कि सर आप रिवीजन वाले जो टाइम्स हैं उनको बढ़ा दो। कोई चीज़ जैसे 2 बार में पढ़ के कोई याद कर ले रहा है, कोई 4 बार में पढ़ रहा है, मान लीजिए आप कमज़ोर हो नहीं कर पा रहे हो, आप कहोगे 6-7 बार पढ़ो। हुँ। जब आप सबकॉन्शियस माइंड में वो बात आपके छप जाएगी तो आप भूलोगे ही नहीं। तो इस तरीके से भूलने की चीज़ खत्म कर सकते हो और अच्छा, सारा ये कंप्लीट जो हो जाएगा। 3 महीने हैं अभी एसएससी जेईई 2026 के लिए, क्या इसमें एसएससी जेईई क्वालीफाई किया जा सकता है? की जा सकती है अगर हुँ, आप जीएस और नॉन टेक्निकल में रीजनिंग और जीएस को आप सही से बाँट लेते हैं और हुँ, बचा हुआ टाइम आप जीएस में रे टेक्निकल पे दे रहे हैं, हुँ, तो आप कर ले जाएँगे। ये करना है कि आप टेक्निकल तो करोगे करोगे, जो हुँ, भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बस जीएस और रीजनिंग को मत इग्नोर करना। मतलब उसके 2-3 घंटे बाँट लो, जैसे 2 घंटे डेली हमको रीजनिंग देखनी है या अड्डा 24/7 से कोई एक्सरसाइज़ करवा रहा है, अभ्यास करवा रहा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ऐसे जीएस की जो यहाँ से क्लासेस चल रही हैं, आप उनको देख सकते हो। हुँ। मतलब छोड़ना नहीं है जब हाँ, तक है, हाँ। क्योंकि वो एक्युमुलेटिव धीरे-धीरे इकट्ठा होता चला जाएगा। ये 1-2 बार में आप नहीं कर पाओगे, सोचो कि 2-4 घंटे की मैराथन देख लो तो कर डालो, नहीं, ये धीरे-धीरे आपके पास स्टोर होती चली जाएँगी। आप टेक्निकल तो कर ही रहे हो, तो इस तरीके से ओके। आप कर ले जाओगे। अच्छा, अभी एसएससी जेईई है जैसे मई-जून में, इसके बाद आरआरबी जेईई भी हाँ, आने वाला है, अभी हाँ, सीबीटी 2 है उसका, फिर सीबीटी 1 आने वाला है। हाँ सर। तो यहाँ पर बहुत ऐसे फ्रेशर बच्चे होंगे जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं अभी, हाँ। या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन है आपकी तरफ से? वो अभी से तैयारी स्टार्ट करें कि बाद में करें? नहीं सर, अगर मौका मिल रहा है तो अभी से करिए, क्योंकि हमारे टाइम में तो इतना प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे। आज बिल्कुल। के टाइम तो ऑनलाइन है, फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके मोबाइल है, टैबलेट है, हुँ। आप उनसे एक्सेस ले सकते हो, आप कोर्स परचेज़ कर लिए। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप कॉलेज में 24 घंटे आप अपनी कॉलेज की नहीं, तैयारी बिल्कुल करें। 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई 4-5 होती, घंटे करते हो, आपको बस। जो बचा हुआ टाइम तो आप ऑनलाइन मेंटर ले सकते हो, अड्डा 24/7 से हुँ, कनेक्ट हो सकते हो, तो हुँ। यहाँ से कोर्स परचेज़ करके आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप निकल के आओगे, तब 1-2 साल घिसोगे तो टाइम चला जाएगा, इससे बढ़िया साथ में ही कर लो। तो जैसे निकलोगे तो आपकी अपीयरिंग में ही जॉब मिल सकती है आपको। अच्छा, आपके हिसाब से क्या ये सीक्वेंस सही है कि सबसे पहले बच्चों को पढ़ना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद पीवाईक्यू, फिर इसके बाद एमसीक्यू और तब इसके बाद टेस्ट सीरीज़ में जाना चाहिए? कुछ बच्चे हैं गलती क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद डायरेक्टली वो टेस्ट सीरीज़ में कूद जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं और जब टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आते हैं ना, तो बहुत बच्चों को क्वेरी आती है कि सर नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, डीमोटिवेशन आ रहा है। तो क्या वो डीमोटिवेशन को कैसे मोटिवेशन में कन्वर्ट किया जाए? सर इसका जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, है कि हुँ। आप जैसे जो सिलेबस दिया गया है, जिस हुँ, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले तो आप सिलेबस निकाल लीजिए। हुँ, हुँ, सिलेबस में क्या होता है कि मोटे-मोटे पॉइंट्स वो पहले ही बता देते हैं कि हम ये टॉपिक पूछने वाले हैं। हुँ, तो अभी आप पहले पेपर मत करिए, तो आप पहले वो टॉपिक पढ़िए जितना आपको आता है, या किसी संस्थान या किसी मेंटर से जो हेल्प ले सकते हैं, उसके थ्रू आप उनको कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू करिए। जैसे आप मान लो कोई चैप्टर उठा रहे हो, हुँ। तो उसके बाद उससे रिलेटेड जब पीवाईक्यू करोगे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स होंगे जो आपने टॉपिक तो पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपको पता ही नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ। ये चीज़ हो जाएगी। हुँ, तो अब क्या करना है कि पीवाईक्यू करने के बाद जो आपका छूटा है वही आपको फिर से अपने उन्हीं नोट्स में ऐड ऑन करना है। उस ऐड ऑन करने के लिए आप किसी मेंटर की हेल्प ले सकते हैं या कोई स्टैंडर्ड बुक ले हुँ, सकते हैं। बिल्कुल। जब आप ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल चलेंगे, ये दोनों जब कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको टेस्ट पे जंप करना है। और टेस्ट में भी यही समस्या आएगी कि आप सेम टॉपिक पढ़े हो, टेस्ट में हो सकता है कि आप क्वेश्चन आपसे ना बन पा रहा हो। तो आपको फिर टेस्ट में जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं या जो चीज़ें मिले उनको फिर से अपने नोट में नोट डाउन करनी है। ओके। ये साइकिल बार-बार करनी है, इस तरीके से आप आगे निकलते चले तो जाओगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि सिलेक्शन तो हो जाता है बच्चों का लेकिन 4-5 नंबर से रुक जाता है। हाँ, ठीक है ना? अगर वो सिली मिस्टेक दूर कर लिया जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो वो तो टेस्ट सीरीज़ से हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना हाँ। मतलब ये है कि पहले एक बार तो एट लीस्ट आपको डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। हुँ, फिर इसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ की तरफ जाइएगा। हुँ। तो ये पूरी जर्नी आपकी, इस पूरी जर्नी का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी जी को देना चाहूँगा, उन्हीं ने मुझको यहाँ तक बाँधे रखा कि नहीं हुँ, सब तुम मतलब जो भी अचीवमेंट पहले हुए कि
मतलब मैं कभी टॉप करता था तो वो याद दिलाते थे कि तुम कर सकते हो। ऐसे ही मैं कॉलेज टॉपर रहा था तब भी कहते थे कि तुम ही थे वो कि मतलब जो कर पाते थे। तो बिल्कुल। मम्मी ये सब करती थी तो उनकी वजह से मैं यहाँ तक बना रहा था। फिर उसके बाद मेरे जो दोस्त लोग थे वो भी, क्योंकि जैसे मैं मदन मोहन मालवीय गोरखपुर से पढ़ा हूँ तो कॉलेज मतलब सर प्रेस्टिजियस कॉलेज है। हाँ, तो बहुत अच्छा वहाँ है। पर क्या है कि रिपुटेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने सीनियर को देखता था कि मेरे यहाँ के आईएएस हैं, आईएएस हैं, सब जगह हैं, एलुमनाई मीट होती, तो मैं उनको देख के बहुत प्रेरित होता था कि ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों को हो गया और मम्मी-पापा को हो गया और तो बहुत सारे हैं जैसे कि नाम क्या लूँ कि सबका ये मतलब मेरे साथ ओके, उन्हीं ओके। की वजह से मैं सबसे हूँ। बिल्कुल। तो और इस जर्नी के दौरान इंजीनियर्स अड्डा हुँ। आपकी कितनी हेल्प किया? इंजीनियर से अड्डा ने सर बहुत हेल्प की। जैसे मुझे कोई डाउट होता था तो मैं ऑनलाइन सर्च करता था तो इंजीनियर से अड्डा का भी हुँ, नाम आ जाता था उसमें। हुँ, तो इसमें कुछ शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं वो देखते थे, और जीएस वगैरह की पीडीएफ वगैरह मिलती थी और जो एक्सरसाइज वगैरह चलती थी हुँ। उनको देखते थे। तो उन्होंने मुझको काफ़ी हेल्प किए थे। तो राजमोहन, जैसे अभी आपका एसएससी जेईई में सिलेक्शन हो गया, क्या जी सर। फाइनल डेस्टिनेशन यही है कि आगे आपकी और भी कोई अचीवमेंट है, आपने पेपर दिया हो या और कुछ आगे आप सोच रहे हैं? हाँ सर, अभी एसएससी जेईई में सिलेक्शन होने के बाद भी मेरा इसके साथ भी 5-6 जगह सिलेक्शन हुआ था। हुँ, और यूपी में एक पेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी मैंने टॉप किया था, तो लोअर पीसीएस वगैरह का वेट कर रहा था। हुँ, लास्ट ईयर मेरा पीसीएस भी निकला था लेकिन मैं फाइनल नहीं पहुंच पाया था। और अभी उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग करवाती है जो असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम भी हुँ, यूपी में हुँ, उसको एसडीओ के नाम से जानते हैं, तो हुँ। उसमें भी प्री मेंस हो चुका है और इंटरव्यू का भी वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से होने के बाद अगर मेरा एसडीओ में हो जाता है तो मैं वहीं तक स्विच कर पहुँचूँगा, देंगे, नहीं स्विच कर बहुत जाऊँगा। अच्छा है। तो क्या मैं अभी एससी अभी हाँ, एसएससी में अभी मैं क्लास बी में सर्विस कर रहा हूँ, तो मेरा जो डेस्टिनेशन में क्लास ए में पहुँचना चाहता हूँ। ओके। तो अगर वहाँ हो जाता है बिल्कुल, तो बिल्कुल, स्विच कर भगवान जाऊँगा। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगी और आपका जो फाइनल अचीवमेंट है वो आपको ज़रूर हाँ, मिलेगा। जी। ओके, तो थैंक यू। आप आए, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किए। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए मेहनत करनी पड़ेगी आप सब बच्चों को भी जिनको सिलेक्शन चाहिए। और लास्ट में सर एक हुँ, चीज़ और ऐड हुँ, करना चाहेंगे हुँ, कि अगर आप इस जंग में कूदे हो, तो आप पीछे जाने का तो कोई रास्ता है नहीं। बस ये कि ये ध्यान रखना कि दशरथ मांझी की लाइन कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आप इस सिद्धांत पे लगे रहोगे तो आज नहीं तो कल आप पहुँच सिलेक्शन जाओगे, हो होगा। ओके, जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते हैं आपके। बाय बाय एंड थैंक यू।